नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की नई शिक्षा नीति 2020 की। तो हाल ही में भारत की न्यू एजुकेशनल पॉलिसी रिलीज़ हुई है। हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से इसको प्रेडिक्ट कर रहा है, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एक टीचर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं, आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का पार्ट हैं या आप इस समाज का एक जागरूक नागरिक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की शिक्षा नीति क्या कहती है। किसी भी देश का भविष्य डिपेंड करता है उस देश के वर्तमान पे, और किसी भी देश का वर्तमान कितना अच्छा होगा ये डिपेंड करता है उस देश की शिक्षा व्यवस्था पे, और किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी होगी ये डिपेंड करता है उस देश की शिक्षा नीति पे। तो शिक्षा नीति एक स्ट्रक्चर है, एक विजन है कि देश किस दिशा में जाना चाहता है। तो इसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि स्वतंत्र भारत में आज तक फ्रॉम 1947 टिल 2020 केवल 3 शिक्षा नीतियां आई हैं, जो कई सालों के अंतराल पर आती हैं, बहुत डिस्कशन के बाद आती हैं, और हर नीति अपने वक्त के चैलेंजेस को सपोर्ट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए और एक अच्छे देश के भविष्य के लिए अपनी रिकमेंडेशन देती है। तो आप देखिए, बैक इन 1968 कोठारी कमीशन के बाद देश में पहली शिक्षा नीति आई, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी जो फॉलो की गई। उसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई, इस रिकमेंडेशन में इम्प्रूवमेंट की गई 1992 में। तो जहाँ कहीं भी आप 1986 का जिक्र पाएंगे उसके साथ आप 92 भी पाएंगे, क्योंकि मेजर रिकमेंडेशन में चेंजेस सन 1952 में की गई, 1992 में की गई। और थर्ड जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है जो 28 साल बाद आई है वो इन 2020, राइट। आप देखें तो लोकसभा के चुनाव जो 2014 में हुए थे, उनके मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस बारे में बात की गई कि वो नई एजुकेशनल पॉलिसी पे काम करेंगे, और जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने इस पे काम शुरू किया। 2017 में एक ड्राफ्ट सबमिट हुआ, उस पे रिकमेंडेशन मांगे गए, उस पे लोगों के सजेशंस मांगे गए कि इसमें क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। 2 लाख से भी ज़्यादा सजेशंस आए। लोकल बॉडीज़ ने अपने सजेशन दिए, रूरल बॉडीज़ ने अपने सजेशन दिए, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, बहुत सारे शिक्षाविदों के उस पर रिकमेंडेशन मांगे गए कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है। और फाइनली इन 2020 हमारे पास देश की नई शिक्षा नीति है। ये देश की नई शिक्षा नीति आपको बताएगी कि ये देश किस तरीके का विजन रखता है इन टर्म्स ऑफ एन एजुकेशनल स्ट्रक्चर, राइट। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। पहली ये कि ये कोई लीगल एनफोर्समेंट नहीं है, ये कोई लीगल पेपर नहीं है, ये शिक्षा नीति है जो एडवाइजरी इन नेचर होती है, जो रिकमेंडेशन होती है। जब तक कि संसद इन पे कोई कानून ना बनाए तब तक ये पूरी तरीके से कोई इन्हें फॉलो करने के लिए प्रेशराइज नहीं है। ये किसी पर प्रेशर नहीं है कि वो उन्हें इनको फॉलो करना ही करना है, जब तक कि ये लॉ की फॉर्म में ना आ जाए इनकी रिकमेंडेशन। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से केंद्र सरकार के सेंट्रल लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिस पे उन्हें लॉ बनाने का अधिकार होता है, इसी तरह से राज्य सरकार के पास राज्य की स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिन पे राज्य सरकार अपने नियम कानून बनाती है। एक तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो शिक्षा की अगर आप बात करें तो देश की शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों को नियम कानून बनाने का अधिकार है। तो जब तक कि ये रिकमेंडेशन एक लॉ के फॉर्म में नहीं आती तब तक ये केवल एडवाइजरी इन नेचर है। ये केवल एक ब्लूप्रिंट है जो ये बताना चाहता है कि देश की शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या विजन रखती है, कैसे इसको देखती है। जब तक कि इस पर कोई लॉ नहीं बनता तब तक ये एनफोर्सेबल नहीं है, कोई लीगल कंपल्शन नहीं है इनको फॉलो करने का। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं कि नई शिक्षा नीति ने कौन से बड़े बदलाव किए हैं जो मुझे, आपको, हमारे बच्चों को और कई जनरेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। किस तरह से ये 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फोकस करती है, किस तरह से ये हमें एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करती है, और किस तरह से ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास को आगे ले जा सकती है। तो शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ा चेंज है जो मुझे समझ में आता है वो उसके सिस्टम को रिप्लेस किया गया है। तो पहले 10+2 का सिस्टम चलता था, जो अब रिप्लेस हो रहा है 5+3+3+4।
तो आइए समझते हैं ये 5+3+3+4 क्या है। तो पहले हम 10वीं तक एक सा करिकुलम पढ़ते थे, 10th में बोर्ड होता था, फिर स्ट्रीम चेंज होते थे, फिर 12th में बोर्ड होता था और इस तरह से आप ग्रेजुएशन में जाते थे। इस बार जो शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है वो ये कहती है कि जिस तरह से हम 10+2 को फॉलो कर रहे थे, इसको रिप्लेस करके 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को मीट करती हुई जो पॉलिसी आनी चाहिए उसमें 5+3+3+4 का सिस्टम होना चाहिए। तो 5 ये फाउंडेशनल लर्निंग, 5 साल की फाउंडेशनल लर्निंग जिसमें 3 साल की प्रेपरेटरी या बाल बाटिका के थ्रू बच्चों को जैसे हम प्री नर्सरी कहते हैं, या हम क्लास 1 से पहले जो बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं, किंडरगार्टन में जाते हैं, उस तरीके की तैयारी के लिए प्रावधान रखा गया है। फिर कक्षा 1 और कक्षा 2, तो 3 साल की प्रेपरेटरी क्लास और 1 और 2 को मिलाकर बना है फाउंडेशनल स्टेज, राइट। उसके बाद बात की गई है प्रेपरेटरी विच इज़ क्लास 3, 4, 5, देन मिडिल विच इज़ 6, 7, 8, एंड देन सेकेंडरी विच इज़ your 9, 10, 11, 12, राइट। तो ये सिस्टम है जो 10+2 को रिप्लेस करता है। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया और उसने बोला कि 6 से 14 साल के बच्चों को एक्सेस हो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो मुझे ऐसा लगता है जो 5 साल का इन्होंने एजुकेशनल सिस्टम में डाला है, अब ये 6 से 14 साल की जगह 3 से 18 साल का फ्री एंड कंपलसरी का एजुकेशन का प्रावधान बाय लॉ आ सकता है। तो एक तरीके से जो राइट टू एजुकेशन है उसमें अमेंडमेंट के चांसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और क्या किया है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ने इन टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए। दूसरी चीज़ जो बहुत आपको अट्रैक्ट कर सकती है और मुझे लगता है भारत के हर नागरिक को इसकी चाहत थी, इसकी एक्सपेक्टेशन थी, जो नई शिक्षा नीति ने पूरी करी है, वो ये कि हर बार हमारी फाउंडेशनल लर्निंग पर क्वेश्चन उठते हैं। बच्चे जिस क्लास में हैं उस क्लास के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इसलिए बेसिक न्यूमरेसी और बेसिक लिटरेसी पे बात की गई है, जिसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को सशक्त करने की बात की गई है, जो एक नेशनल मिशन की तरह होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में काम करती हूँ और प्रेरणा मिशन इसी को फोकस करता है, किस तरह से भाषा और गणित के थ्रू बच्चों के आधार को मजबूत बनाया जाए। तो इसका बहुत खुल के बात की गई है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में, जिसमें वो कहते हैं कि बेसिक न्यूमरेसी और बेसिक लिटरेसी एट द फाउंडेशनल स्टेज शुड बी द नेशनल मिशन, ताकि बच्चों की नींव मजबूत हो सके। इसके बाद अगर आप बात करें तो जो 3 साल की फाउंडेशनल लर्निंग की बात की गई है, इस पूरी नीति में बहुत खुल के बात की गई है कि ये कैसे होगी, कहाँ होगी, कौन करेगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इसका करिकुलम कैसे, फ्रेमवर्क कैसे होगा। तो आप देखिए ये जो ECCE का कॉन्सेप्ट है विच इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो फाउंडेशनल लर्निंग में 3 साल का इसको वक्त दिया गया है, ये आंगनवाड़ी में बाल बाटिका के थ्रू होगा। कहा जा रहा है कि जो आंगनवाड़ी में लोग काम करते हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, NCF इसको फ्रेम करेगा, नेशनल एक फ्रेमवर्क बनेगा, करिकुलम बनेगा, किस तरह से 3 साल से लेकर 8 साल तक बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रावधान है ये आंगनवाड़ी स्तर पे होगा। इसमें आंगनवाड़ी में जो स्टाफ इंक्लूड है उनको वेल ट्रेन किया जाएगा, NCERT के थ्रू और NCF के थ्रू इसके करिकुलम को अच्छे से फ्रेमवर्क किया जाएगा, जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को मीट करता है। प्ले वे एक्टिविटी मेथड के थ्रू, फ्लेक्सिबल रूल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उद्देश्य ये है कि बच्चों को प्रिपरेटरी क्लास के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जाए। तो इसकी पूरी व्यवस्था है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से फंडिंग करेंगी, हर किसी के बारे में खुल के बात की गई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशनल लर्निंग में ECCE का कॉन्सेप्ट है और कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसकी पूरी रूपरेखा, पूरा ढांचा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करें कि फाउंडेशनल लर्निंग हो गई, उसके बाद जब बच्चे आगे पहुँचे तो बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी की बात हुई। फिर कहा गया कि बच्चों के करिकुलम के वेट को कम किया जाए और करिकुलर एक्टिविटीज़ को जोड़ा जाए। मतलब हम बच्चों को किताबों के बोझ के नीचे ना दबाएं, बल्कि उनको रियल लाइफ के लिए तैयार करें। तो रियल लाइफ के लिए होलिस्टिक एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात की गई है। करिकुलम के साथ
करिकुलम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऐड करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब पर काम हो, ये सरकार चाहती है। इसके अलावा एक जो बात है जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में है, वो मल्टीलिंगुअलिज्म को लेकर, मदर टंग को लेकर बहुत साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कई लोगों में बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये कैसे होने वाला है। तो अगर आप मदर लैंग्वेज, मदर टंग, होम लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज की बात कहें तो बहुत क्लियरली ये मेंशन है नई एजुकेशनल पॉलिसी में कि जहाँ तक हो कक्षा 5 तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका होम लैंग्वेज होनी चाहिए। तो एक तरफ अगर आप देखें तो इसका उद्देश्य बहुत साफ है, वो ये कि किसी भी तरीके से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एम्पावर हो, शुरुआत में ही बच्चे की फाउंडेशनल लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आगे की पढ़ाई अपने आप उसके लिए आसान हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पंजाब में पढ़ता है और वहाँ पर उसकी मदर टंग है पंजाबी और बाय चांस उसके पेरेंट का ट्रांसफ़र हो जाता है महाराष्ट्र में, तो हाउ द किड विल एडजस्ट, क्योंकि यहाँ वो पंजाबी पढ़ रहा था और जब वो 3rd या 4th क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र पहुँचता है तो उसे मराठी में पढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया ये केवल रिकमेंडेशंस हैं, ये इन्फोर्स नहीं है, ये कोई लीगल सैंक्शंस नहीं है जो अप्लाई करना ही करना है। शिक्षाविद इस पे बात करेंगे, किसी कंक्लूजन पे ज़रूर निकलेंगे, राइट। तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लैंग्वेज के पार्ट पे कहती है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए, और उसका रीज़न ये है ताकि बच्चे अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट करें, जल्दी समझें और अच्छा समझें और उनकी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाए। दूसरी अगर आप बात करें तो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है। नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखने के लिए क्लासिकल लैंग्वेजेस और जो हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज लिस्टेड हैं उनको प्रमोट करने की बात की गई है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी कहती है कि टीचर्स को तैयार करें, ट्रेन करें लैंग्वेजेस के लिए, और ये हर बच्चे का हक है कि उसकी प्राइमरी एजुकेशन उसकी मदर टंग में उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बने। तो ये लैंग्वेज के बारे में कहा गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक इस तरीके का एजुकेशनल सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें बच्चे रियल लाइफ के लिए तैयार हो सके। उसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट को कम करते हुए प्रैक्टिकल, वोकेशनल और आपकी जो कंटेंट है उसके साथ वोकेशन को ऐड करते हुए बच्चों को रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए तैयार किया जाए। ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में इसका प्रावधान है। तो अगर आप मोटी तौर पे देखें तो ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बहुत लिबरल है, जहाँ एक तरफ मदर टंग को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करने को कहते हैं, तो दूसरी तरफ करिकुलम के वेटेज को कम करते हुए मल्टीपल डिसिप्लिन को प्रमोट करते हैं। जहाँ पर ये कहते हैं कि प्रिपरेटरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, वहीं आपको ऑप्शन देते हैं। तो आप देखें जब आप मिडिल सेक्शन पे पहुंचते हैं और उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन पे पहुंचते हैं, तो पहले अगर कोई आर्ट्स पढ़ता था तो केवल आर्ट्स पढ़ता था, कोई साइंस पढ़ता था तो केवल साइंस पढ़ता था। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी पूरी फ्रीडम देती है कि आप मल्टीपल डिसिप्लिन को एक साथ पढ़ सकें। तो अगर मुझे साइकोलॉजी अच्छा लगता है क्लास 11th में तो मैं ले सकती हूँ विद केमिस्ट्री, राइट। तो अब ये कैसे होगा ये आगे बात होगी। और इसके अलावा भी जो सालों से, पिछले 50 सालों से एक 3 लैंग्वेज फार्मूला चल रहा है, उसकी रिकमेंडेशन भी इसमें की गई है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला बहुत साफ होता है कि एक लैंग्वेज स्टेट की, दूसरी लैंग्वेज रीजन की और तीसरी लैंग्वेज लर्नर की चॉइस की। तो अब देखिए वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। फिलहाल स्कूल एजुकेशन में जो बड़े चेंजेस हैं वो एक तो राइट टू एजुकेशन जो 6 से 14 साल का था वो रिप्लेस हो सकता है 3 से 18 साल। दूसरी बड़ी चीज़ 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करके 5+3+3+4 के सिस्टम को लाया गया है। तीसरी बड़ी चीज़ लैंग्वेज के बारे में बात करें तो बहुत साफ कहा गया है कि मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट टिल ग्रेड 5, राइट। और अगर आप देखें बहुत दम लगा के इस बारे में बात की गई है कि हर लेवल पे बच्चों का जो लिटरेसी है, जो फाउंडेशनल लर्निंग है, वहाँ पर बेसिक न्यूमरेसी और बेसिक लिटरेसी जो लैंग्वेज की होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। प्ले वे मेथड के थ्रू पढ़ाएं। तो कुल मिला के बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पर पूरा जोर है। इसके साथ ही साथ लैब के काम को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, कंटेंट को कम किया जाए, मल्टी डिसिप्लिन को
प्रमोट किया जाए और बच्चों पे ये बोर्ड सिस्टम जो है उसको कम किया जाए। बहुत सारी बातें हैं जो आगे की वीडियोस में हम करेंगे कि किस तरह से असेसमेंट की बात की गई है, पीयर असेसमेंट की बात की गई है, किस तरीके से आप हायर एजुकेशन में आप डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेशन, तो बहुत सारे इसके 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट के बारे में हम छोटे छोटे वीडियोस में बात करेंगे। आज के लिए अपनी समझ इस बेसिक फाउंडेशनल लर्निंग और जो 10+2 का सिस्टम रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4 से, उस पर बनाएं और समझें कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी नीति बहुत सालों का किया गया प्रयास होती है, बहुत सारी स्टडीज़ की जाती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बाहर के देशों के एक्सपीरियंस को देखा जाता है। मैं आपको सच बताऊं, पिछले साल जब मैं लंदन में थी और किसी स्कूल का विज़िट कर रही थी तो मैंने इस चीज़ को पाया कि बच्चे फ्री थे। उनको ये नहीं पूछा जाता कि सही आंसर क्या है। अगर उनको एक क्वेश्चन पूछा गया और वो गलत जवाब देते हैं तो कहा जाता है प्रूव करिए इसको। तो जब आप गलत चीज़ को प्रूव करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो कभी टीचर को बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप गलत बता रहे हैं। जबकि एक पर्टिकुलर सम को करते करते अगर आंसर गलत आया है तो बच्चे को समझ आता है कि मैं कहाँ गलत था। दैट इज़ हाउ वी डेवलप आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इस पर बहुत अच्छे से फोकस करती है। तो अगर आपको वक्त मिले तो MHRD की साइट पर जाएँ और इस 66 पेजेस के डॉक्यूमेंट को पढ़ें, और अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो वहाँ लिखा है वो आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आगे की वीडियोस में हम और पॉइंट्स पे बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति में कौन से बड़े फेरबदल किए गए हैं, कौन सी रिकमेंडेशन दी गई हैं और वो किस तरह से हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, देश को एक नए पायदान पर ले जा सकती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, उसका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो इस शिक्षा व्यवस्था से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगले वीडियो में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में बात करेंगे हर उस मुद्दे पे जो नई शिक्षा नीति में फोकस की गई है। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।